क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक क्लास में वेरिएबल नेम और पैरामीटर नेम सेम हो जाए तो जावा कंफ्यूज क्यों नहीं होता? आज हम जावा के उस सीक्रेट हीरो की बात करेंगे जो सारा कंफ्यूजन खत्म कर देता है, दिस कीवर्ड। आज हम लोग देखने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में। दिस कीवर्ड होता क्या है? इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको रेफर करता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। फर्स्ट वी विल राइट द पॉइंट। This keyword refers to the current object. Okay, let's understand this with an example. When our object calls a method, this refers to that object. Let's see an example. Suppose we will create one class of demo. Okay. Now, in the class we are going to create one method called void show. Okay, we can pass the parameters also, but right now we don't need any parameter. We're just going to write one simple statement, system.out.println. Okay, and inside this we are just going to write this keyword. Okay, now let's create the main method, public static void main. Okay, string arguments. Now, when we create an object of the demo is equals to new demo. आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक डेमो का कोई ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे ये जो हम लोग न्यू डेमो जो कंस्ट्रक्टर हो रहा है वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो कि मैंने बताया था वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है हमारे कंपाइलर द्वारा। जब हमारा कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा और वो देखेगा कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है, अगर हमारे कोड के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा हमारे बाइट कोड में। तो अभी हम लोग उसी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, system.out.println डेमो, हमने अपने रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ डायरेक्टली कॉल कर लिया। उसके बाद हम लोग demo.show, हम लोग अपने जो हमारा मेथड होगा उसको भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के हेल्प से कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से अपने मेथड को कैसे कॉल किया और क्यों किया, क्योंकि ये जो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये जो हमने मेथड क्रिएट किया है शो मेथड, वो एक हमारा स्टैटिक मेथड नहीं है, वो हमारा इंस्टेंस मेथड है। मतलब कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट को ये जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट का मेथड होगा। सो इसलिए हम लोग इसको जब भी कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शो मेथड है वो बिलोंग करता है हमारे ऑब्जेक्ट को। और जो भी अगर हम लोग यहाँ पे अगर स्टैटिक मेथड बनाते तो ये हमारे क्लास को बिलोंग करता। जो अगर हम लोग इस शो मेथड को ये स्टैटिक बनाते तो वो हमारे क्लास को बिलोंग करता, तो वहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं होता। हम लोग डायरेक्टली स्टैटिक मेथड के अंदर, ये जो मेन मेथड है वो हमारा स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग डायरेक्टली भी इसको कॉल कर सकते थे, या फिर हम लोग अपने क्लास के ये क्लास नेम को यूज़ करके हम लोग अपने स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इसको इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब जब ये हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन मेथड से, तो पहले तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जा करके मेमोरी में, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हमने बताया था आपको कि जितना ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल और जो इंस्टेंस मेथड होगा वो लोड हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके साथ साथ हमारा ये जो शो मेथड है वो भी जा करके लोड हो गया ऑब्जेक्ट में। अब जब हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल का डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना डायरेक्टली रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग डेमो डॉट शो करके हम लोग अपने
इंस्टेंस मेथड को भी कॉल कर रहे हैं और इंस्टेंस मेथड के हमने क्या, इंस्टेंस मेथड के अंदर हमने क्या लाइन पास किया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस कीवर्ड। ये जो दिस कीवर्ड होगा वो भी हमारा इसी डेमो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो जब भी हम लोग इस दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो जा करके ये भी हमारा वही ऑब्जेक्ट एड्रेस प्रिंट करेगा जो हमारा डेमो प्रिंट करने वाला है, जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल प्रिंट करने वाला है ऑब्जेक्ट एड्रेस, वही ये दिस कीवर्ड भी ऑब्जेक्ट एड्रेस प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये हमारा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसलिए जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे, जब हम लोग इसको कंपाइल करके रन करवाएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा, डेमो @15db9742, इस टाइप का समथिंग हमारा ऑब्जेक्ट एड्रेस प्रिंट होगा। ये हमारा इस रेफरेंस वेरिएबल के लिए प्रिंट हो रहा है और ये जो डेमो डॉट शो है उसके अंदर जो हमने ये दिस कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है उसके लिए हमारा सेम ही प्रिंट होगा, डेमो @15db9742। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने डेमो @15db9742 कैसे लिखा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जो हमारे मेमोरी में उसने लिया है, ये एड्रेस है उसका, ये 15db9742 ये मैंने अपने मन से जो नंबर होता है, जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है जिसमें रिप्रेजेंट होता है हमारा ऑब्जेक्ट एड्रेस, वो दिया है। डेमो ये डेमो हमारा क्लास नेम है, से हमारा वो डिफरेंस कर दे रहा है, वो बीच में एक गैप की तरह काम कर रहा है। और ये 15db9742 ये हमारा एड्रेस है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है, इस लोकेशन पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने अभी अपने मन से लिखा हुआ है, जब भी, लेकिन जब आप अपने सिस्टम पे जब कंपाइल करोगे इसी कोड को तो आप अपने ये क्लास नेम के साथ @ के बाद कुछ नंबर देखोगे जिससे आप समझ सकते हो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस लोकेशन पे जा करके स्टोर हुआ है। तो अभी हमने क्या देखा, दिस कीवर्ड क्या करता है, हमारा रेफर करता है हमारे करंट ऑब्जेक्ट को, और वो हम लोग जब ये प्रिंट करवाते हैं तो वो दोनों का सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है अगर हम लोग सेम ही वेरिएबल नेम देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल का भी और लोकल वेरिएबल का भी, तो मेथड के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो डोमिनेट करता है। तब हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करके उस डोमिनेशन को ओवरकम करते हैं। अभी सेकंड पॉइंट हमारा यही होगा, इट रिजॉल्व्स variable name conflict. Okay, when local variable and instance variable have the same name, then we can use this keyword. मैंने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल ही क्यों लिखा है, हमने ग्लोबल वेरिएबल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के साथ दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जो भी स्टैटिक कीवर्ड के साथ होते हैं, वो हमारा क्लास को बिलोंग करता है। इसी कारण से हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ जो है वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि दिस कीवर्ड जो होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल हैव द सेम नेम देन वी कैन यूज दिस कीवर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मैंने एक लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, डेमो okay. Now here we will create the instance variable int id. okay. अब यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल int id क्रिएट कर दिया है। अब लेट्स क्रिएट वन मोर मेथड, void set id. ओके, एंड इसके अंदर भी मैं कोई पैरामीटर, लेट्स टेक वन पैरामीटर, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द local variable and
इंस्टेंस वेरिएबल डोमिनेशंस। ओके, लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल इंट आईडी। ये जहाँ जो हम लोग सेट आईडी के अंदर जो पैरामीटर ले रहे हैं इंट आईडी, ये भी हमारा वेरिएबल होगा, ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा जो ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इस मेथड के अंदर, ये भी हमारा लोकल वेरिएबल ही है। ठीक है, अब आप ये बस समझना कि हम लोग जो वेरिएबल मेथड के अंदर क्रिएट करते हैं उसको ही लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में भी लेते हैं वो भी हमारा लोकल वेरिएबल ही होता है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आज मैं आपको मेथड के अंदर दिस कीवर्ड का यूज़ करके बता रहा हूँ। दिस डॉट आई डी इज इक्वल्स टू आई डी। अब आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने void set id id इज इक्वल्स टू id क्यों नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे id इज इक्वल्स टू id करता तो क्या आउटपुट होता। ठीक है, तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट id। नाउ इनसाइड दिस शो वी आर प्रिंटिंग द id। ओके, अगर मैंने सिर्फ ये सेट id और पैरामीटर में इंट id लिया है और एक void set id पैरामीटर में int id दोनों सेम हमारा पैरामीटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गोइंग टू गिव मी द एरर, कंपाइलेशन एरर, क्योंकि ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, बट मेथड ओवरलोडिंग में भी हमारा पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए था, बट यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट नहीं है, तो इस कारण से ये हमारा कंपाइलेशन एरर देगा। तो आपको जब भी ये एग्जाम्पल चेक करना होगा तो आपको कोई एक को डिलीट कर देना चाहिए या फिर कोई एक को कमेंट आउट कर देना चाहिए। बट मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे सेट आई डी 1 और सेट आई डी 2 करके मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, जिस कारण से आप लोग जब भी इसको अपने सिस्टम पे करोगे कोड तो ये आपको एरर नहीं शो करेगा। ओके, नाउ हमने सेट आई डी वी हैव क्रिएटेड द डेमो ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ with the help of reference variable demo dot set id 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने 101 पास कर दिया है। ठीक है, फिर demo dot set id 2। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 101 पास कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, और यहाँ पे मैंने शो के हेल्प से इस आईडी को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा जब हम लोग ऐसा करेंगे। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट दिस वन एग्जांपल, दिस एग्जांपल ओनली, दिस का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तभी जाकर के वो अच्छे से आउटपुट हमारा प्रिंट होगा और आपको भी अपने कंप्यूटर पे समझ में आएगा। मैं उसको नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा 101। क्यों आएगा 101? पहले तो हमारा जो कंपाइल हो, जब हमारा ये मेन मेथड से स्टार्ट होगा कंपाइलेशन, जो मेन मेथड ही पहले हमारा एग्जीक्यूशन नॉट कंपाइलेशन, कंपाइलेशन तो हमारा क्लास फर्स्ट लाइन से ही ये चेक होता है। ठीक है, कंपाइलेशन, और जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा बेसिकली। तो हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है डेमो का, फिर उसके बाद हम लोग डेमो रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके सेट आई डी 1 में 101 स्टोर कर रहे हैं। मतलब अब हमारा लोकल वेरिएबल में ये आईडी लोकल वेरिएबल है, आईडी जो हमारा लोकल वेरिएबल है उसमें हमने 101 को स्टोर करवाया दिया। ये जो आईडी है ये इसका आर्गुमेंट में मैंने 101 दिया, जिस कारण से ये हमारा पैरामीटर में जाकर के इस आईडी का वैल्यू 101 बन गया, लोकल वेरिएबल का वैल्यू 101 हो गया। अब ये जो हमारा दिस डॉट आईडी क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहा है। ये जो आईडी को दिस डॉट आईडी से जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ये करंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा आईडी जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको कॉल करके कर रहा है। तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल में अब हमारे लोकल वेरिएबल का वैल्यू 101 था, ये जो हमारा आईडी था इसका वैल्यू 101 था, राइट। तो अब हमारा इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 101। और जब हम लोग void शो करेंगे, ठीक है, फिर डेमो डॉट शो से हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो ये आईडी जो है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करेगा। क्यों ये हमारा लोकल वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है
मैंने आपको बताया था कि उसका कुछ स्कोप होता है, उसका कुछ लाइफ स्पैन होता है। तो उसका लाइफ स्पैन इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही होगा। इसके बाहर हम लोग इस लोकल वेरिएबल आईडी को कॉल नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा आईडी है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल वाला आईडी है, ये वाला आईडी है, ठीक है। तो मैं चलो इसको कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ब्लू है तो मैं इसको भी ब्लू ही कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल वाला आईडी है, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल का आईडी है और ये जो ब्लैक में है वो हमारा लोकल वेरिएबल का आईडी है, ठीक है। तो अब इस ग्लोबल वेरिएबल के आईडी में अगर आपने देखा होगा तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू 101 स्टोर है। तो जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो system.out.println से 101 प्रिंट हो जाएगा। अब चलो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, id इज इक्वल टू ID वाला, ठीक है। ये सब आप जब तक अपने सिस्टम में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप भी मेरे साथ साथ इसे अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेट ID 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ID इज इक्वल टू ID कर देते हैं। इसको हम लोग ब्लैक कलर ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारा, अब मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल डोमिनेंस मैंने बताया था आपको कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके वीडियो चेकआउट करो, वहाँ पे आपको सही से समझ में आ जाएगा कि डोमिनेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे फिर भी उसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जैसे कि अब सेट ID 2 करते हैं, ठीक है। लेट्स डू दैट, ओके। अब हमने जो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन मेथड से, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये जो सेट ID और शो जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट को बिलोंग करने लगेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं तो हम लोग अपने डेमो रेफरेंस वेरिएबल से उनको कॉल करते हैं, और रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करने के बाद मैंने आर्ग्यूमेंट में 101 पास किया है। दैट मीन्स हमारा इस जो आईडी लोकल वेरिएबल का आईडी है उसका वैल्यू 101 हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल ही कर दिया है, मतलब ID इज इक्वल टू ID ही कर दिया। तो लोकल वेरिएबल का वैल्यू जो है ऑलरेडी 101 था, उसी को मैंने फिर से 101 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं void show system.out.println ID प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप लोग को लग रहा होगा कि जब इसका आउटपुट आएगा तो वो 101 होगा, बट अगर आपने मेरे कोड को ध्यान से देखा होगा तो कलर मेरा यहाँ पे अभी भी ब्लू ही है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल था मेरा, उसका कलर था। तो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को जो कॉल ही कर रहे हैं, अभी तक मैंने लोकल वेरिएबल को तो प्रिंट ही नहीं करवाया, मैंने तो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। तो इसका आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। इसका आउटपुट 0 क्यों होगा, जो कि मैंने आपको कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में ही बताया था। ये सारे वीडियो इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के अंदर क्रिएट नहीं करते हैं तो कंपाइलर पहले चेक करेगा हमारे कोड को लाइन बाय लाइन। अगर वो देखेगा कि हमारे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो बाइट कोड में जाकर के एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट ये क्रिएट कर देगा, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस डेमो को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, अगर हमने कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो जो हमारा ये इंस्टेंस वेरिएबल ये हमने इनिशियलाइज कहीं पे भी नहीं किया है, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू हमारा 0 है। इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, जिस वजह से जब हम लोग system.out.println ID कर रहे हैं तो हमारा 0 प्रिंट होगा। आपको अगर कोई भी पूछे कि 0 प्रिंट क्यों हुआ है तो आपके पास ये बताना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। If we are not created any constructor inside our class, then our compiler will automatically generate the default constructor inside the bytecode, and if we haven't initialized our instance variable to some value, then inside the default constructor it will assign to the default value. Our instance variable are going to assign with the default value, and the default value of int is 0. That's why it has printed 0. आपको ये इसी वर्ड में समझाना होगा, तभी जाकर के सामने वाले को पता होगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है। Now let's come to the third point.
call current class method. So with the use of this keyword, we can call another method of the same class. With the use of this keyword, we can call another method of the same class. ओके हम लोग इस दिस कीवर्ड के यूज से हम लोग अनदर मेथड जो सेम क्लास का अनदर मेथड होगा उसको कॉल कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक दिस सेम एग्जांपल. उसको मैं कुछ मॉडिफाई करके आपको समझाता हूँ. ठीक है, लेट्स टेक आवर थर्ड पॉइंट आल्सो डाउन. ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिमूव करो. void display. We don't need to create any parameter. Just write one statement, system.out.println. Inside it, just display. Write the display. Okay. Now with the void show this dot display. Okay. Now ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया आपको, वी कैन कॉल द करंट क्लास मेथड. ओके, विद द यूज ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन कॉल अनदर मेथड ऑफ द सेम क्लास. वी कैन कॉल अनदर मेथड ऑफ द सेम क्लास. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सपोज क्या मेन मेथड से ही हमारा ऑलवेज एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. अब क्या हो रहा है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस, उसके पास दो मेथड प्रेजेंट है जो इंस्टेंस मेथड है. ठीक है, दैट मीन्स दीज टू मेथड बिलोंग्स टू आवर ऑब्जेक्ट. ये दोनों मेथड शो और डिस्प्ले वो हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं. तो मैंने अपने रेफरेंस वेरिएबल से शो मेथड को कॉल किया. जब मैंने शो मेथड को कॉल किया तो इसके अंदर जो हमारा पहला लाइन है दिस डॉट डिस्प्ले मेथड है. और ये इसका मतलब क्या हुआ, जो दिस कीवर्ड है हमारा वो हमारे करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है. ठीक है, तो अगर ये डेमो डॉट शो और दिस डॉट डिस्प्ले सेम हुआ, जो हम लोग रेफरेंस वेरिएबल से शो मेथड को कॉल कर रहे हैं वही हम लोग दिस कीवर्ड से हम लोग उसी तरीके से हम लोग दिस कीवर्ड से डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर सकते हैं. तो जब हमने दिस डॉट डिस्प्ले ये को कॉल किया तो ये जो हमारा डिस्प्ले मेथड है उसका फर्स्ट लाइन क्या है, हमारा प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डिस्प्ले. तो हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो डिस्प्ले होगा. ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है ना वो हमारा प्रिंट करने के लिए कुछ भी हम लोग को प्रिंट करवाना होगा उसके लिए यूज करते हैं. तो हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्प्ले प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए आउटपुट हमारा डिस्प्ले आ जाएगा. तो डेमो डॉट शो जो रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग मेथड को कॉल करते हैं उसी तरीके से हम लोग जिस तरीके से हम लोग रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं हम लोग सेम टू सेम उसी तरीके से दिस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं. रेफरेंस और एक और मेन बात, हम लोग दिस कीवर्ड का यूज स्टैटिक मेथड के अंदर कभी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है. मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ. वी कैन नॉट यूज this keyword inside the static method और block. हम लोग this keyword का यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, now let's come to the fourth point. We can pass the current object as the argument. Maybe for some people it will be overwhelming क्योंकि ये मैं अभी काफ़ी डीप में जा रहा हूँ दिस कीवर्ड के बारे में, लेकिन ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स लर्न दिस वन ऑल्सो. पास करंट ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस, वी कैन पास द करंट ऑब्जेक्ट टू द अनदर मेथड. Let's understand this with an example. We can pass the current object to another method.
Okay, now let's take the same example. Void display. Okay, inside that we are going to write one parameter demo. Okay, and we just write one println statement, system.out.println object received. Okay, void show, and here we just write our this statement, this keyword. Now in this one, okay, here just we need to change it to the display. Okay, अब जो हमारा एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा मेन मेथड से, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये हमारा इंस्टेंस मेथड है. शो और डिस्प्ले वो दोनों हमारा लोड हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर. एंड जब लोड होने के बाद हम लोग अपने रेफरेंस वेरिएबल से शो मेथड को कॉल कर रहे हैं. तो शो मेथड को कॉल करने के बाद हमने फर्स्ट लाइन हमारा क्या है इसके अंदर, डिस्प्ले को हम लोग कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं. तो डिस्प्ले मेथड के आर्ग्यूमेंट में हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं. और ये दिस कीवर्ड मैंने आपको जो बताया था कि ये हमारे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. दैट मीन्स हम लोग इस डेमो को ये जो हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हम लोग इसको पास कर रहे हैं और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, और हम लोग जब देखेंगे अपने डिस्प्ले मेथड को, तो डिस्प्ले मेथड में हम लोग बताया था मैंने आपको कि पैरामीटर हम लोग किसी भी टाइप का पैरामीटर ले सकते हैं. हम लोग चाहे तो स्ट्रिंग क्लास का पैरामीटर ले सकते हैं, इंट टाइप का ले सकते हैं, डबल टाइप का ले सकते हैं, फ्लोट टाइप का ले सकते हैं. पैरामीटर हम लोग ये कुछ भी ले सकते हैं. तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डेमो क्लास का ही पैरामीटर ले रहे हैं. ये हमारा सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास एक्सेप्ट करेगा. अगर इसके अंदर हम लोग अगर आपको लग रहा है कि हम लोग 20 डालेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं, ये नहीं एक्सेप्ट होगा. क्यों? क्योंकि ये हम लोग को कंपाइलेशन एरर दे देगा. क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले मेथड है वो हमारा उसका जो पैरामीटर है वो हमारा डेमो क्लास एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, और हमने बताया था आपको जो हमारा क्लास होता है वो ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है. तो इसी वजह से जब हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो हमारा करंट ऑब्जेक्ट को जा करके इसको डिस्प्ले मेथड को दे देता है. तभी जा करके हम लोग का जो प्रिंट होगा वो हमारा आउटपुट जो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट रिसीव्ड. अगर आप लोग को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने डिस्प्ले के अंदर दिस कीवर्ड का यूज़ करके कैसे इसको ये ऑब्जेक्ट रिसीव प्रिंट करवा दिया, तो कोई बात नहीं, हमारे आगे आने वाले लेक्चर में आपको काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे डेमो क्लास को का कैसे वेरिएबल बना दिया. आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग लोकल वेरिएबल बना सकते हैं, तो ये हमने डेमो का ही लोकल वेरिएबल कैसे बनाया. तो कोई बात नहीं, हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी. अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है सो वेल एंड गुड, आप काफ़ी अच्छे ट्रैक पे और अच्छे पेस पे हैं. Now let's come to the last point. We can let's write to the another page. Okay, fifth one, we can pass the current object to constructor. ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. सो डोंट थिंक लाइक कि आप कुछ मिस कर रहे हो, आपके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है. नहीं, ये आपको आगे आने वाले लेक्चर के में समझ में आएगा, तब आप जाके इंटर रिलेट कर पाएंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को. सो टेंशन नहीं लीजिए, अभी बस मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में बता रहा था, इसलिए मैंने आपको सोचा कि ये 2 पॉइंट भी आपको बता देता हूँ. अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं. क्लास नाउ in this one we have to create another
two classes, class A, okay, and in that we are creating one constructor. Now let's create one. Before that we need to create one more class. No need to create class A, demo only we can create, okay, class demo, class test, okay, and inside that test constructor we are creating and inside the test constructor we are creating the demo object, and we are passing this keyword here, okay. Now in the demo we are creating the constructor, and inside it the parameter we are passing the test, okay, and we need to write one system.out.println object passed, okay, demo test. Now public static void main string arguments just create one new test, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने दो क्लास क्रिएट किया है, एक क्लास हमारा डेमो है और एक क्लास हमारा टेस्ट है, ठीक है। तो ये टेस्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो हमारे मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो हमारा मेन मेथड से स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने। ये हमारा एनोनिमस टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। उसके बाद ये हमारा जो टेस्ट है वो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये हमारा जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर के वीडियो में कि जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों डिफरेंट होते हैं। जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारा डेवलपर क्रिएट करता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा वो कंपाइलर क्रिएट करता है बाइट कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। उसके बाद उसके अंदर हमने पहला लाइन हमारा क्या है, हम लोग डेमो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और डेमो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अपना आर्ग्यूमेंट में दिस कीवर्ड का यूज़ किया है। दिस कीवर्ड मैंने आपको बताया था वो हमारा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो ये जो टेस्ट का जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है वो हम लोग हमारे डेमो ऑब्जेक्ट में डेमो के आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डेमो में भी हमारा कोई एक कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट अगर न्यू डेमो ऐसे बनाया होता विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट इट इज समवॉट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ए जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बट इफ वी आर राइटिंग दिस as the argument inside the new demo, it means that inside our demo class one demo constructor is present which is accepting the object of the test class, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया कि हम लोग जो ये न्यू डेमो हमने अभी बनाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है अभी डेमो का, उसके अंदर हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं करते तो हम लोग कह सकते थे कि हमारा जो डेमो क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होगा वो जीरो पैरामीटराइज होगा या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। बट यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट दिस ले रहा है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा डेमो क्लास के अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारा टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को ले रहा होगा। तो जब हम लोग डेमो क्लास में आकर के देखते हैं, चेक करेंगे, तो ये डेमो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसके अंदर हमारा टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ किया, ठीक है। जिस कारण से हमने अपना जो करंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पास किया, और जो हमारा ये आर्ग्यूमेंट में हमने करंट ऑब्जेक्ट को पास किया तो पैरामीटर में जाकर के हमारा करंट ऑब्जेक्ट उसको मिल गया है, और जब करंट ऑब्जेक्ट उसको मिल गया है तो हमारा फर्स्ट लाइन वो एग्जीक्यूट कर देगा। फर्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट किया है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट पास्ड। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा,
ऑब्जेक्ट पास्ट। तो हमारा दिस कीवर्ड के लिए इतना ही। अगर आपको अभी समझ नहीं आया होगा फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट तो कोई बात नहीं, हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। सो डोंट वरी, ये मैंने बस आपको दिस कीवर्ड के बताने के लिए ही मैंने आपको ये 2 पॉइंट दिया है, और इसका अभी के हिसाब से कोई यूज़ नहीं है। अभी हम लोग बेसिक देख रहे थे तो मैंने बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल पे पुश किया आपको। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग ये नोट्स ले सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना डाउट बताएं मुझे, मैं आपको हेल्प करूंगा उस डाउट को रिजॉल्व करने में।